तो दोस्तों, जिस हस्ती से आज मिलवाने जा रहा हूं उनका नाम है गजेंद्र चौहान। तो आइए मिलते हैं गजेंद्र सर से। नमस्कार सर। नमस्कार विजय भाई, नमस्कार। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आज आपके साथ देख के आपको। आपका हार्दिक स्वागत है सर हमारे चैनल में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार और सबका स्वागत है। आइए हम आज कुछ चटपटी बातें करते हैं, कुछ अलग हटके बातें करते हैं। जी जी सर, पहला सवाल यह है कि आप अपने बचपन के बारे में बताइए और फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आए, हमारे दर्शकों को जरा प्लीज बताइए। विजय भाई, फिल्म इंडस्ट्री की बहुत लंबी जर्नी है मेरी और मैं परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे ठीक ठाक पोजीशन पे पहुंचाया। मैं बेसिकली दिल्ली देहात में एक गांव है जो करोलबाग क्षेत्र में पड़ता है, खामपुर जी। वहां पे चौहान है सब। मेरी वो जन्म भूमि है और मैंने वहां जन्म लिया, अपनी एजुकेशन वहीं से की, दिल्ली से की। स्कूल रामजस स्कूल किया, फिर किरोड़ीमल कॉलेज से स्टडी किया और फाइनली मेरठ यूनिवर्सिटी से मैंने डिग्री ली, बीएससी की। और उसके बाद फिर मैं एम्स गया, वहां से मैंने डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी किया। जिस वक्त मैं एम्स में काम कर रहा था तो उस समय जो है मुझे सिविल सर्विसेज की मैं तैयारी कर रहा था। तो 2 अटेम्प्ट मैं किया लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। तो मैं अपने आप को डाइवर्ट करना चाहता था। और जहां तक कला क्षेत्र का हिसाब है, हमारे छोटे से गांव में होली का त्योहार जो है बहुत जोरों शोरों से मनाया जाता था। तो गांव के बीच 10 दिन का त्योहार होता था जिसमें मैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। उसमें स्किट्स में प्ले करता था, एंकरिंग करता था और कॉमेडी टाइप कुछ आइटम्स करता था। तो कला से जुड़ा हुआ था। और मुझे याद है 7वीं क्लास में मुझे रामजस स्कूल में श्रवण कुमार का मैंने रोल किया था, जिसमें मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला था। शायद मेरी डेस्टिनी थी वो माइथोलॉजी, मैंने वहां से किया और बाद में मैंने देश में बहुत सारे माइथोलॉजिकल सीरियल किए। लेकिन जो मुंबई आने का सिलसिला हुआ वो इस तरह हुआ कि जब मैं एक डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन के दौर से निकल रहा था, जब मैं सफल नहीं हो पाया सर्विसेज में, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं दिल्ली से थोड़ा दूर चला जाऊं। तो ऐसा हुआ कि दिल्ली के चैम्सफोर्ड क्लब में मुझे रोशन तनेजा साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और मुझे कहा कि तुम चाहो तो बॉम्बे मेरा एक्टर स्टूडियो चलता है, क्योंकि उस वक्त एफटीआई बंद हो गया था और एक्टिंग स्कूल जो है मुंबई में चलता था। जी, तो मैंने उसमें एडमिशन लिया और वो एक कारण बना मेरा मुंबई आने का। मुझे तब तक ना फिल्म इंडस्ट्री का पता था, बल्कि आपको एक बहुत मजेदार बात बताऊं, जिस दिन मैं मुंबई पहली बार आया था, और आज आपको जान के खुशी होगी कि आज का वो दिन है 38 साल पहले, 2 जुलाई, जब मैं पहली बार मुंबई स्टेशन पे उतरा था। 2 जुलाई, 1 जुलाई को मैंने राजधानी दिल्ली से पकड़ी थी और 2 जुलाई को मैं मुंबई पहुंचा था। और आज देखिए, आज फिर 2 जुलाई है। क्या बात है, क्या बात है। पहले दिन जब मुंबई सेंट्रल पे उतरा था तो मुझे नहीं मालूम था कि बाहर जाने का रास्ता किधर है, और मैंने वहां से जिंदगी शुरू की और जो भी है आपके सामने है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। दूसरा सवाल है कि सर, आप इंडस्ट्री में आप भी आए होंगे, आपने भी स्ट्रगल किया होगा। स्ट्रगल शब्द आप कई बार सुने होंगे। कोई डायरेक्टर भी स्ट्रगल करता है, एक्टर भी स्ट्रगल करता है, तो उसको आप किस रूप में, किस दृष्टिकोण में देखते हैं आप? उस पर कुछ थोड़ा प्रकाश डालिए सर। देखिए विजय भाई, मेरा मानना ऐसा है कि हम जहां से भी आए, हम सब जो महाराष्ट्र के नहीं हैं, जो दूसरे प्रदेशों से अपने आप को कला जगत से जोड़ना चाहते हैं, तो हम मुंबई की इस पवित्र पावन भूमि पे आते हैं। और ये वो भूमि है जो एक कलाकार को एक प्रख्यात करती है, प्रसिद्ध करती है पूरी दुनिया में। तो जब मेरा भी आना हुआ तो मैं यहाँ अक्सर लोगों से सुनता था कि स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। हम लोग ब्रेड बटर के लिए स्ट्रगल करने नहीं आए, हम कोई घर के लिए स्ट्रगल करने नहीं आए, हम कोई गाड़ी खरीदने के लिए स्ट्रगल करने नहीं आए। हम सबके पास ये चीजें थी हमारे घरों में जहां से हम आए, लेकिन हम फिर भी मुंबई आए। और वो स्ट्रगल शब्द जो है, मैं उसको मानता हूं कि स्ट्रगल जो है, किस चीज का स्ट्रगल है? आइडेंटिफिकेशन का स्ट्रगल है, पहचान का स्ट्रगल है। कि आप जब जिंदगी शुरू करते हैं कला जगत में, तो आप ये मानते हैं कि लोग कहें
ये है वो विजय सैनी जिसने वो फला फला सीरियल डायरेक्ट किया, ये है गजेंद्र चौहान जिसने महाभारत में काम किया था। तो आप अपनी एक पहचान बनाने आते हैं, आप स्ट्रगल करते हैं एक पहचान के लिए जो आपको अपने शहर में नहीं मिलती, अपने क्षेत्र में नहीं मिलती। तो जब आप मुंबई आ जाते हैं तो आप कोशिश करते हैं वो पहचान बनाने की, जिसके लिए हम स्ट्रगल करते हैं। वो एक आम शब्द दे दिया, कॉमन वर्ड, कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। स्ट्रगल ब्रेड बटर का या खाने पीने रहने का नहीं है, वो तो उसका एक अंश है एक्चुअली, वो पासिंग फेजेस होते हैं। लेकिन जब हम अपनी पहचान बना लेते हैं तो ये वो इंडस्ट्री है जो आपको नेम, फेम, मनी, प्लेजर सब कुछ देती है, बदौलत आप स्ट्रगल जिसे हम कहते हैं वो पहचान बना सकें उस स्ट्रगल के माध्यम से, और आप अपना नाम क्रिएट कर सकें। उसके बावजूद सब कुछ आपके सामने होता है। जी, हमारे एक अनिल रंजन भौमिक दादा है, हमारे थिएटर गुरु, उन्होंने बोला कि 38 वर्ष आज पूरे हो गए, बधाई हो आपको। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे देखिए बात करते करते याद आ गया कि आज 2 जुलाई है। बिल्कुल 38 साल हो गए, वाह क्या बात है, बहुत अच्छा सफर रहा आपका। सर जब आप मुंबई आए तो आपको पहला काम कौन सा मिला? देखिए मैं ऐसे घराने से हूं दिल्ली के जो बहुत सामाजिक था, बहुत अमीर नहीं था, बहुत मिडिल क्लास फैमिली थी। हम 4 भाई 4 बहनें थे, और पिताजी जो है मतलब अनपढ़ ही कहूंगा, किसान थे। और तो मैं अपने पिताजी को ये कहकर आया था कि मैं मुंबई जा रहा हूँ एक कोर्स करने। उनको लगा कि शायद 1 साल का कोई कोर्स है और वो करके वापस आ जाएंगे। अगर उन्हें ये पता होता कि हमेशा के लिए जा रहे हैं तो शायद वो मुझे भेजते भी ना। तो मैं जब यहाँ आया और मैंने एक्टिंग कोर्स कंप्लीट किया 1 साल का रोशन तनेजा साहब के बाद, उनके पास मैंने जब किया तो बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ नई चीजें कि एक्टिंग में कैसे होता है, क्या होता है, टेक्निकलिटीज क्या होती हैं, वो सब सीखने को मिला। पुनीत तिसर साहब जो हैं जिन्होंने दुर्योधन का रोल किया था, वो मेरे टीचर थे डिक्शन के। क्या बात है। तो पहला काम मैं जब तलाश रहा था तो मुझे मैंने अपने आप में ये सोच रखी थी कि जो लोग नए लोगों को काम देते हैं, जो प्रोसेस, मैं उनके यहाँ स्ट्रगल करूं, उनके यहाँ आना जाना रखूंगा। जैसे राजश्री प्रोडक्शन, बी.आर. चोपड़ा साहब, राम से, या जो भी नए आर्टिस्टों को देते हैं, काम देते हैं। तो मैंने पहला काम मुझे राजश्री प्रोडक्शन में मिला था, और सीरियल का नाम था पेइंग गेस्ट। वो मेरा पहला कैमरा फेसिंग था 6 सितंबर 1983 को। मुझे वो डेट अभी तक याद है, जब मैंने फिल्म सिटी में पेइंग गेस्ट के 2 एपिसोड किए थे और मुझे 100 रुपया एक एपिसोड का मिला था। तो 2 एपिसोड का 201 रुपया मिला था मुझे। तो ये यादें हैं कुछ जुड़ी हुई, जहां से हमने जिंदगी का सफर शुरू किया, और उसके बाद धीरे धीरे काम आगे बढ़ता चला गया। और फिर मैंने धीरज कुमार साहब के साथ बहुत काम किया है, क्या बात। और बी.आर. फिल्म से मैंने बहुत काम किया है, राम से मैं बहुत काम किया है। मैंने ये अपना टारगेट बनाया था कि जो नए लोगों को काम देते हैं मैं उनके यहाँ से जिंदगी शुरू करूंगा, और कुछ हद तक मैं उसमें सफल भी रहा। वेरी गुड। सर एक बात बताइए कि लोगों की जिंदगी में एक करियर बनाने का मौका मिलता है, आपकी जिंदगी में भगवान ने 3 करियर बनाने का मौका दिया था, कुछ उस पर प्रकाश डालिए। देखिए मैं जब मुंबई नहीं आया था तो मेरे फादर चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। तो मैं एमबीबीएस में मेरा 2 जगह एडमिशन भी हुआ था, लेकिन वो दिल्ली से दूर थी जगह, तो मेरे फादर ने मुझे जाने नहीं दिया। वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहते थे, अपने से दूर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हम लोग गांव के लोग हैं, बहुत इमोशनल लोग होते हैं, भावनात्मक होते हैं, और पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, परिवार को संगठित रख के जीना चाहते हैं। तो फिर मेरे फादर ने कहा कि दिल्ली में ही कुछ करो। तो मुझे पैरामेडिकल कोर्स मैंने किया था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज से, रेडियोग्राफी में, और मुझे वहीं पे जॉब मिला था। और मैंने फिर सीटी स्कैन में स्पेशलाइजेशन किया था। और सीटी स्कैन जो है उन दिनों नई चीज थी, ब्रेन स्कैनिंग जो थी वो एक नई चीज डेवलप हो रही थी। और एम्स के अंदर एक जगह थी पूरे हिंदुस्तान में जहां पे पहला सीटी स्कैन उस वक्त आया था। बहुत प्रिमिटिव था, शुरुआती दिनों का सीटी स्कैन था, आज तो बहुत एडवांस हो गया है। तो मैं उसका इंचार्ज होता था। रूम नंबर 52, राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी ब्लॉक, अंसारी नगर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेस, गजेंद्र चौहान, उस वक्त जीएस चौहान करके मैं लिखता था, और मैं वहां इंचार्ज था, और मैंने वहां बहुत काम किया है। और सीटी स्कैन में मैंने अच्छा नाम भी कमाया था उस समय। तो ये मेरा पहला प्रोफेशन था। दूसरा प्रोफेशन मेरा रहा फिल्म इंडस्ट्री।
जहां फिर मैंने आपसे बताया कि कैसे मैं मुंबई पहुंचा, और फिर मैंने फिल्मों में जो एंट्री है, सीरियल्स में जो एंट्री है, उसको एक चैलेंज के तौर पे लिया। लोग कहते हैं होता नहीं है, अमीर लोगों का होता है, गरीबों का नहीं होता है। मैंने कहा नहीं, ये मेरे लिए चैलेंज है। और मैंने फिर उन दिनों टीवी सीरियल नए नए शुरू हो रहे थे, तो मैंने अपने आप को टीवी से जोड़ा, और टीवी से जोड़ के मैंने फिर कोशिश की कि मैं टीवी में रहूं। उसके साथ साथ फिल्में भी करता रहा धीरे धीरे धीरे, और जैसे जैसे आगे गाड़ी बढ़ती गई, सफलता थोड़ी थोड़ी मिलती रही। और तीसरा जो मेरा प्रोफेशन रहा वो है 2004 में आदरणीय, लोग उनको भूतपूर्व कहते हैं, मैं कहता हूं अभूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो हैं, उन्होंने मेरे मुझे, मेरे प्रेमी थे एक्चुअली वो, मुझे मेरे पिता पुत्र का उनसे रिश्ता था। और मुझे वो ऐसे हुआ कि 92 में महाभारत देखने के बाद, वो महाभारत के बड़ा प्रेमी थे। महाभारत के बाद उन्होंने एक वीडियो में एक संदेश दिया था कि महाभारत में उनसे पूछा गया था कि आपका सबसे चहेता कलाकार कौन है, तो उन्होंने कहा था जिन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर का रोल किया है वो गजेंद्र चौहान सबसे अच्छा कलाकार है। ये आदरणीय अटल जी ने कहा था। और उन्होंने प्रमोद महाजन साहब को 2004 में ये आदेश दिया कि मुझे मालूम है गजेंद्र चौहान पार्टी के लिए काम करते हैं, हमारी विचारधारा के लिए काम करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनको लेकर आओ। और मैंने 17 फरवरी 2004 को दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में नवजोत सिंह सिद्धू के साथ एक ही मंच पे खड़े होके पार्टी के लिए शपथ ली थी, मेंबरशिप की। वो मेरा तीसरा प्रोफेशन है। वो तीनों प्रोफेशन मुझे एक ही जिंदगी में करने को मिले, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। और तीनों प्रोफेशन में आप टॉप पे रहे, ये मतलब चाहे वो रहा, चाहे ये परमात्मा की कृपा है। जी जी जी, वेरी गुड वेरी गुड। सर ये बताइए कि आपने मुंबई में सिंटा में बहुत काम किया और आपके काम को बहुत सहारा भी गया। अब ये बताइए कि कोरोना काल में जो सिंटा का रोल क्या था, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, हमारे यहाँ जितनी भी एसोसिएशंस हैं, इनका सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है कि अपने मेंबर्स की मदद करें किसी भी तरह से। जैसे हमारे यहाँ केयर कमेटी भी होती है सिंटा में, डिस्प्यूट कमेटी भी होती है, जो डिस्प्यूट्स आते हैं उसके लिए केयर कमेटी होती है। मैंने करीब करीब 20 से अधिक सालों तक जो है सिंटा में काम किया और अलग अलग पदों पे रहा मैं। और फाइनली जब मैंने छोड़ा तो मैं अध्यक्ष के रूप में मैं था। तो सिंटा ये है कि अपने कलाकारों के मदद के लिए मुझे हमेशा सामाजिक कार्य करने का बहुत शौक रहा है, और मैं समय निकाल के समाज के लिए जब भी मुझे मौका मिलता है मैं कार्य करता हूँ। सिंटा का कोरोना काल में यह है कि अपने मेंबर्स के लिए मदद करे, और जो सिंटा ने किया भी है एक्चुअली। इस समय मुझे काफी वहां से खबरें मिली हैं। अक्षय कुमार साहब ने काफी डोनेशन दिया जी। कुछ मुझे आर्टिस्टों से भी पता चला कि सिंटा ने उनके बैंक अकाउंट में बहुत पैसे डालिए, तो पता चला। जी 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 जी, जी। जितना हो सका वो किया। सिंटा ने फिर हमारे समय में एक प्लॉट भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से लिया था, जो कलाकारों के लिए एक बिल्डिंग बन रही थी, ताकि एक अर्निंग सोर्स साइड बाय साइड सिंटा के लिए बना रहे। और वो बिल्डिंग करीब करीब बन के तैयार है इस समय। वो आगे जाके सिंटा के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगी। और कोरोना काल में अपने मेंबर्स को उनके अकाउंट में पैसा पहुंचाना, उन्हें राशन पहुंचाना, इस तरह की कई गतिविधियां जो है सिंटा ने की है। और मुझे आशा है आने वाले समय भी सिंटा अच्छे काम कर रही है और करती रहेगी, क्योंकि ये उसका मैं कहूंगा कि कलाकारों के लिए ऋण है। जो भी वहां आके पदाधिकारी काम करें, वो उस पोस्ट को पोस्ट की तरह ना लें, बल्कि ये समझें कि अपने कलाकारों की सेवा के लिए उन्हें वहां बैठाया गया है। तो मैंने अपने जीवन में 20 साल करीब वहां 20 से भी अधिक वर्षों तक मैंने काम किया है। और जब भी कोई समस्या मेरे सामने आई है, मैंने बड़ी ईमानदारी से लोगों के साथ मिलजुल के उनकी समस्या को सुलझाने का काम किया है। और कोरोना काल में भी सिंटा ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा वहां के इस समय के पदाधिकारियों का। जी। सबसे चर्चित सवाल, मुझे बहुत कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सबसे हिट सीरियल महाभारत और हमारे सामने महान कलेक्टर युधिष्ठिर जी का। सर, अभी लॉकडाउन में भी महाभारत एक बार दोबारा दिखाया गया और दर्शकों ने उससे ज्यादा प्यार दिया। कुछ उस पे प्रकाश डालिए, और कैसा महाभारत के शूटिंग के बारे में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हो जो आपको गुदगुदाती हो, याद दिलाती हो, उस पे कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर मेरी जिंदगी में महाभारत नहीं होता तो मैं आज मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ होता। और मैं तमाम कलाकारों से जो महाभारत में काम किए हैं, वो उनसे यही बात करता हूं कि महाभारत ने हमें सब कुछ दिया है जीवन में। इतनी बड़ी प्रसिद्धि जो है
जिसके लिए कलाकार जीवन भर सपने देखता है, वो हमें दिया महाभारत ने। महाभारत में मुझे, वैसे महाभारत के विषय में ये बता दूं मैं आपको कि बहुत सारे रोल जो हैं कलाकारों के चेंज हुए। जैसे मुकेश खन्ना साहब जो है पहले द्रोणाचार्य कर रहे थे, जूही चावला पहले द्रौपदी कर रही थी, अच्छा। मुझे पहले कृष्ण के लिए रखा गया था, नीतीश भारद्वाज को विदुर के रोल के लिए रखा गया था, गोविंदा जो है अभिमन्यु का रोल कर रहे थे पहले। जब अभिमन्यु गोविंदा ने छोड़ा तो चंकी पांडे आए उसमें, उसी रोल में, और जब चंकी पांडे की पिक्चर भी हिट हो गई तो उन्होंने भी छोड़ा, तो फिर आए मयूर। तो इस तरह से जो ट्रांजिशन होता रहा, अलग अलग रोल में अलग अलग चलते रहे, फाइनली जो रिजल्ट आया वो ऐसा आया कि इन किरदारों को हमने कभी भी किताबों में डायग्राम्स में नहीं देखा था, स्केचेस में देखा था एक्चुअली जी। लेकिन जब इन्होंने काम किया और सीरियल लोगों के सामने आए, देशवासियों के सामने आए, तो लोगों को लगा कि शायद ये इसी तरह के रहे होंगे। और मैं चोपड़ा साहब के, रवि चोपड़ा साहब की तारीफ करूंगा, उसके साथ साथ हमारे राइटर डॉक्टर राही मासूम रजा साहब को इसका पूरा श्रेय दूंगा कि जिन्होंने इतना खूबसूरत धारावाहिक जो लिखा और इस देश को आने वाले पीढ़ियों को दिया है। महाभारत काल में मैं हमेशा दूरदर्शन के अधिकारियों से कहता था, विजय भाई, कि आप क्यों नहीं रामायण और महाभारत जो है रीटेलीकास्ट करते। तो मुझे एक ही जवाब मिलता था कि यार ऐसा लगेगा टीवी पुराना है, कि पुराना दूरदर्शन चल रहा है। लेकिन वही अब ऐसे रिकॉर्ड बना के गया है कि सबकी आंखें खुल गई है। बिल्कुल, वो चीजें हैं जो कभी पुरानी नहीं हो सकती विजय भाई, ये हमारे खून में है। ये वो महाकाव्य है जिसको हम जन्म से हमारे खून में आती है। हम सनातन धर्म को मानने वालों के खून में, बल्कि मैं तो कहूंगा इसमें धर्म तो है ही नहीं कहीं भी, इसमें तो धर्म को कर्तव्य से जोड़ा गया है। तो महाभारत जो है वो प्रासंगिक है। कोरोना काल में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं महाभारत में, जैसे विदुर वाला किस्सा है कि वन की आग से कौन सुरक्षित रहता है, वन की आग से चूहा सुरक्षित रहता है, क्योंकि वो बिल में होता है। बिल का मतलब अपने घर में रहता है, जो कोरोना काल में हमको कहा गया कि स्टे एट होम, आप अपने घर में रहिए तो कोरोना आपका कुछ है। तो इस तरह से महाभारत प्रासंगिक है, समय समय पर हमें शिक्षा भी देती है। और मैं आपको बताऊं कि जो पीढ़ी चेंज हो गई ना अभी, जैसे मेरा बेटा जब पैदा हुआ था महाभारत शुरू हुई, आज वो डॉक्टर है, क्वालिफाइड डॉक्टर है। तो मैंने उसको बैठा के दिखाया और उसने बहुत सारी चीजें उसमें से ग्रहण की। बल्कि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट किस्सा बताता हूँ, जब वो जुए का सीन आता है ना, तो वो टीवी के आगे से उठ के भाग जाता है। बिकॉज दुनिया का कोई भी बेटा अपने बाप को हारते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि बाप उसकी जिंदगी का पहला हीरो होता है। तो वो जुए का एपिसोड कभी नहीं देखता है, तो जुए का एपिसोड आते ही भाग जाता है। बल्कि क्वालिफाइड, मतलब ही इज 30 इयर्स टुडे, फिर भी उसको ऐसा लगता है नो आई डोंट वांट टू सी माय फादर लूजिंग। तो ये सच्चाई है महाभारत की। ये महाभारत की कहानियां जो हैं हमारे जीवन का एक अंश है, एक्चुअली ये हमारे जीवन में है। और महाभारत का जो सबसे इंपॉर्टेंट किस्सा, आपको जो वीडियो वायरल भी हुआ, मैं वो बता दूं, 16 मई 1990 का है, जो आखिरी शॉट था महाभारत का। जब महाभारत खत्म हुई तो उस दिन जो है रवि चोपड़ा साहब हमेशा बोलते थे पैकअप, जब शूटिंग खत्म होती थी उस दिन जो है वो लास्ट शॉट मेरे ऊपर था। मैं हस्तिनापुर वासियों को संबोधित कर रहा हूं, सबका धन्यवाद कर रहा हूं, सैनिकों का, राजाओं का। तो उस समय जो है उन्होंने उस दिन आखिरी शूटिंग में कहा महाभारत पैकअप। तो थोड़ी देर तक लोगों को समझ में नहीं आया कि महाभारत पैकअप क्यों बोला, और धीरे धीरे जैसे वो चीज सिंक हुई, लोगों के जहन में अपना जगह बनाई, तो लोगों की आंखों से आंसू निकलने लगे। तो एक वीडियो बहुत वायरल है जो आप देखते हैं कि आर्टिस्ट सब रो रहे हैं, हमने सबने देखा, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। जी। तो वो उसी दिन का है। ये इसीलिए है कि इतने जुड़ गए थे हम लोग सब आपस में। जी, कोई महाभारत का ऐसा यादगार पल, यादगार ही तो आपने बताया वो लास्ट वाला, कुछ बीच का ऐसा यादगार पल। और आपने बोला कि जो दुर्योधन बने थे वो आपके गुरु भी थे, तो कैसा, मतलब दुर्योधन और युधिष्ठिर में जब सामना होता था, तो चलिए सेट पे तो आप पात्र थे, बट पीछे आप गुरु और चेले थे, तो उसका रिलेशन के बारे में बताइए। नहीं, देखिए रिलेशन जो है, हम लोगों ने करीब 3 साल शूटिंग की और 3 साल में रिलेशन ऐसा हो गया जैसे हम एक परिवार का हिस्सा हैं। और तारीफ करूंगा रवि चोपड़ा साहब की, जिन्होंने इतनी बड़ी यूनिट को जोड़ के रखा। मुझे एक किस्सा याद आता है महाभारत के एक शो का। जी, ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं, जैसे मैं आपको एक किस्सा और ऐड करूंगा। मैं और अरुण गोविल साहब, हम दोनों जो है एक शो के लिए चंडीगढ़ गए थे। तो वापस आ रहे थे, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे खड़े हुए बात कर रहे थे।
तो अचानक हमने देखा कि नीचे जो है कुछ मूवमेंट हो रही है, कुछ सुगबुगाहट है नीचे। तो देखा कि एक बुजुर्ग आदमी 90 साल की उम्र के करीब करीब दंडवत प्रणाम करके लेटे हुए, और एक पैर उनका अरुण जी का पकड़ा, एक पैर मेरा पकड़ा, और क्या बात। कह रहे हैं कि हिलना मत, आज मुझे धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान राम यही मिल गए, अब मैं आराम से मर सकता हूँ। अब देखिए ये कितनी बड़ी आस्था है हमारे धर्म के प्रति, हमारे श्रद्धा, हमारी मर्यादाओं के प्रति, हमारी सभ्यता और संस्कृति के प्रति ये कितनी आस्था है लोगों की। तो ये ऐसे किस्से बहुत है। बर्मिंघम में हम लोग एक शो कर रहे थे, एक 7 साल का बच्चा अपने पिताजी के साथ मुझे मिलने आया, और पंजाबी फैमिली से रहा होगा। उसने रोते हुए, उसकी आंखों में आंसू थे जब वो शो खत्म हो गया, और मुझे एक ही पंजाबी में उसने लाइन पूछी, फिर कदों आओगे तुसी। ही वॉज लिटरली मिसिंग अस, यू नो। शो खत्म होने के बाद उसकी आंखें भर आई, 7 साल के बच्चे की। तो आप समझ सकते हैं हमारी सिविलाइजेशन जो है, हमारी सभ्यता और संस्कृति कितनी स्ट्रांग है कि लोगों के दिलों तक छूती है एक नाटक के माध्यम से। तो ये चीजें जो है कभी भूलने वाली नहीं है। और ऐसे फनी तो बहुत सारी चीजें होती थी। जैसे मैं किस्सा और शेयर करूं अगर समय है आपके पास तो। अरे बहुत समय सर, बहुत सर, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग शो कर रहे थे मैनचेस्टर में, लंदन में, इंग्लैंड में, मैनचेस्टर में एक शो था, शो चल रहा था। तो प्रवीण कुमार जी जो हमारे भीम बने थे, वो रनिंग शो में आते हैं, और उनको सामने दुशासन दिखाई नहीं दिया, और उनको भीम प्रतिज्ञा लेनी थी, और सामने विदुर दिख गया। अब उन्होंने विदुर को ही डायलॉग बोल दिया दुशासन वाला, कि जब तक तेरी छाती का लहू नहीं पी लूंगा तब तक मैं अपने पूर्वजों को अपना मुंह नहीं दिखाऊं। तो विदुर जी जो है बेचारे एनएसडी के थे और बड़े पढ़े लिखे थे, वो बार बार कह रहे थे मैं नहीं ये मैं नहीं ये। तो वो प्रवीण जी बोल दिए पूरा डायलॉग उनको, और पीछे आके स्टेज पे विदुर जी बड़े इमोशनल हो गए कि आपने दुशासन समझ के मुझे बोल दिया, ये तो गलत बात है। तो प्रवीण जी बोले, ओ यार ये जेठे अंग्रेज बैठे हैं ना, जेठे शो देख रहे हैं, इनको धोती वाले सारे एक जैसे लगते हैं, इनको क्या पता दुशासन कौन है, विदुर कौन है। तो ऐसे रनिंग शो में भी बहुत सारे फनी चीजें हो जाती थी। तो ये सब यादें जुड़ी हुई हैं हमारी, और महाभारत है लैंडमार्क बना। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदू धर्म के लिए महाभारत बहुत महान ग्रंथ है, बहुत हम लोगों ने सबने देखा, और मुझे लगता है कि युधिष्ठिर जी की हर डायलॉग बहुत अच्छे होते हैं। कुछ ऐसा सर कोई आपको अगर डायलॉग याद हो जो हम लोग को लिए नसीहत अभी है तो, बट आपके मुंह से हम लोग सुनना चाहते हैं, कोई ऐसा डायलॉग जो आपको लगा हो कि अभी मैं बोलूंगा तो शायद लोग जो कोरोना काल में परेशान है कुछ अच्छा होगा उनका। देखिए ऐसा है कि बहुत सारे संवाद हैं और बहुत अच्छे अच्छे संवाद हैं। मैं हमेशा कहता हूँ महाभारत के संवाद सुनने वाले ही नहीं है, ये अपनाने वाले हैं, इन्हें सीखने वाले हैं। एक संवाद है, बहुत गहराई है उसमें। जब वनवास जाने के लिए जो है सब तैयार हैं, और द्रौपदी जो है आके धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न करती है कि आप वनवास जा रहे हैं और उसके लिए मैं नहीं जाऊंगी, ये ज्येष्ठ पिताश्री ने हमारे साथ अन्याय किया है। तो उस समय उन्होंने द्रौपदी को और सारे भाइयों को समझाते हुए ये संवाद बोला था जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। श्री राम ये जानते थे पांचाली कि मृग सोने का नहीं होता, फिर भी वो उसके आखेट पर चले गए। तो क्या वो केवल लोभ था? क्या स्वयं सीता जी ये नहीं जानती थी कि स्वर्ण मृग शिकारी जैसा कोई पशु नहीं होता? जो होने वाला होता है पांचाली, वो हमारे कर्मों का परिणाम होता है। उसे ना तुम रोक सकती हो और ना मैं, उसे ना भीम की गदा रोक सकती है ना अर्जुन के बाण। इसलिए यहां से चले चलो, क्योंकि ज्येष्ठ पिताश्री को प्रतीक्षा करवाना मर्यादा का उल्लंघन होगा पांचाली, मर्यादा का उल्लंघन होगा। चलो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वेरी गुड सर, क्या बात, बहुत बढ़िया सर। एक सर सवाल ये है, कई एक्टर जब धार्मिक सीरियल करते हैं तो उसी की इमेज में बंध जाते हैं, लेकिन आप कभी उस इमेज में बंधे नहीं। मुझे याद है कि आपने इतनी फिल्में की, मेरे डायरेक्शन में 2 सीरियल किया आपने, प्रगति एक बहुत अच्छा सीरियल था। तो उसका क्या राज है कि आप उस इमेज में नहीं बंध पाए? बाकी जितने भी मतलब एक्टर का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस इमेज में बंध गए धार्मिक। आपका क्या राज है सर, उसके बारे में प्रकाश डालें। देखिए ऐसा है कि मैं ये मानता हूं कि कलाकार के ऊपर कभी भी उसकी इमेज हावी नहीं होनी चाहिए।
कलाकार हर किरदार को उसी समय तक जिए जब तक वो किरदार कर रहा है। ऐसा नहीं कि आप शूटिंग खत्म करके आ गए, उसके बावजूद भी आप वही बने हुए हैं, घर में भी वही बने हुए हैं, टेलीफोन पे बात कर रहे हैं वही बने हुए हैं। आप उसको, आपके पास इलेक्ट्रिक स्विच का जैसे ऑन एंड ऑफ होता है ना, ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आपने जब तक परफॉर्म किया आप उस रोल में हैं, उसके बाद बाहर है। मैं जब महाभारत कर रहा था तो डेफिनेटली एक माइथोलॉजिकल इमेज क्रिएट होती जा रही, तो मैंने ये सोचा कि ये इमेज इतनी हावी हो जाएगी, क्योंकि ये लार्जर देन लाइफ है, ये हिमालय की तरह है, ये ताज की तरह है। ऐसा दोबारा शायद ही कोई आए, और 32 साल हो गए आज तक लोग युधिष्ठिर कहते हैं। तो मैंने उस समय एंटी रोल करने शुरू किए, थोड़े उस इमेज को तोड़ने के लिए अलग अलग तरह के रोल करने शुरू किए। और मैं ट्राई भी यही करता था कि माइथोलॉजी तो करूंगा, लेकिन साथ के साथ, जैसे अजनबी एक मेरा सीरियल था, मैंने वो किया, उसमें बहुत मेजर रोल था मेरा डैनी साहब के सामने। फिर मैंने दुश्मन एक सीरियल किया जो आजकल रीटेलीकास्ट भी हो रहा है टीवी पे, और अलग अलग तरह के रोल मैंने करने शुरू। आपके साथ किया मैंने तुम देना साथ मेरा, और प्रगति बहुत मीनिंगफुल सीरियल था एक्चुअली, मैं आपको बता दूंगा। बहुत बढ़िया सब्जेक्ट आपने चुना था, और बहुत ही अच्छा आपने उसको बनाया था, और बहुत बढ़िया संदेश वो लेके गया था, और दूरदर्शन के हिट सीरियल में से है। और आपको एक आज बात बताऊं मैं आपको, शायद पता नहीं किसी, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आप स्माइल करके बात करते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं, रियली। थैंक यू सर, थैंक यू। जब भी मैं बहुत देर से नोट कर रहा हूँ ये चीज, तो मैंने उस इमेज को साथ के साथ तोड़ा कि मैं विलन के रोल भी करूंगा, मैं कैरेक्टर रोल भी करूंगा। लोग क्या होता है, अलग रोल करने से कतराते हैं कि पता नहीं ये इमेज कैसी। कोई इमेज नहीं होती कलाकार की, कोई इमेज, पानी की कोई इमेज नहीं। जिस ग्लास में डाल दो वो वैसा हो जाएगा, जिस बॉटल में डाल दो वैसा हो जाएगा पानी। तो कलाकार को ऐसा होना चाहिए कि वो जिस रोल में जाए उसमें ढल जाए, बस वो रोल ही नजर आए। उसके बाद क्या, अरे उन्होंने किया था ये रोल ऐसा। तो मैंने ये माना, और मैंने अपने प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को आज धन्यवाद भी करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कि उन्होंने मुझे उसमें काम दिया, और वो काम जो है रंग लाया, और जिसकी बदौलत मुझे अलग अलग रोल मिलते रहे। और आज भी मैं यही ट्राई करता हूँ, कोई अलग हट के रोल आता है तो मैं डेफिनेटली वो करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल सर, आपके लिए एक सरप्राइज है जी। देखिए कौन आपसे मिलने आया है। जी जी जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार गजेंद्र जी, गजेंद्र जी नमस्कार। विभांशु जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जी जी जी, क्या बात है, क्या आप तो हमारे बेहतरीन राइटर्स में से हैं। अरे सर, आज कलाकार भी बेहतरीन है, इंसान भी बहुत बेहतरीन है आप। क्या कोरोना काल में आपसे मुलाकात करा दी विजय ने, विजय का श्रेय है ये सब। बहुत अच्छा लगा विजय भाई उन लोगों में से जिनको आप मना नहीं करते जी। बिल्कुल, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप बताएं, सब ठीक ठाक? बस अच्छे हैं। हाँ जी हाँ जी, अपनी इन्वेस्टिगेशन चल रही है विजय भाई के यहाँ, इंक्वायरी चल रही है। विजय तो कमाल के भाई, ये तो ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा मतलब ये उपलब्धि हो गई आज विजय, ये वाकई ने तो आज कमाल कर दिया, बहुत मजा आ गया। आप लोग का प्यार और आशीर्वाद, और ऐसे जीवन को देख के। हाँ हाँ विजय जी जी जी, विभांशु दादा, आपने गजेंद्र सर के साथ बहुत काम किया, बहुत सीरियल लिखा आपने, कुछ उनके बारे में बताइए, कुछ अगर प्रश्न हो तो पूछिए, हमारे ऑडियंस दर्शक जानना चाहते हैं आपसे, प्लीज। विजय, गजेंद्र जी के बारे में ये कहूंगा जी कि आदमी से मिलता है, आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। और गजेंद्र जी वो शख्सियत हैं जिनसे मेरा दिल बरसों मिल चुका है, बरसों पहले हमारा दिल मिल चुका है एक दूसरे से, और हमने बहुत काम किया। ये अगर आप सोचें कि उस मानस से, महाभारत के उस युधिष्ठिर चरित्र से निकले हुए, और वहां के आने के बाद जब हम लोग मुंबई में आए हैं, वहां से जब से हम एक दूसरे के नजदीक आए हैं, वो जुड़ाव आज तक खत्म नहीं हुआ। हमारा वो सरोकार एक दूसरे के प्रति बना ही रहा। और मैं बताऊं कि आज 20-22 साल हो गए हैं। उर्मिला पहला शो शायद किया था, फिर मर्यादा किया, जाएं कहाँ किया, देश परदेश किया, ठुमरी परंपरा, मतलब अनगिनत शो हैं। और अभी ठुमरी एक परंपरा में तो ऐसा एक ऐसा चरित्र जो बिल्कुल ही अलहदा,
जिस तरह वो संगीतकार है जो अपनी दुनिया में अपने सिद्धांतों में अपने विचारों को लेके चलता है, उस मर्यादा के खिलाफ नहीं जाना चाहता, चाहे बच्चे उससे छूट जाएं, परिवार का विघटन हो जाए, तो उस उसूलों वाले किरदार, इन्होंने ऐसे ऐसे किरदार किए हैं जिसको आज मतलब उल्लेखनीय काम है, जिसको लोग इस तरह की मिसाल देते हैं। तो वो इस शख्सियत का कमाल है, वो इस व्यक्ति विशेष का कमाल है कि और थैंक यू। सबसे ये मैं कोई इस तरह से अतिरेक में जाके कोई बात नहीं कर रहा हूँ। क्या है कि इवन गजेंद्र जी जब सेट पे होते हैं ना, तो वो सेट इतना खुशनुमा होता है। विजय, तुमने भी काम किया है, मैंने तो डायरेक्शन दिया सर, तो आते हैं तो कर सकते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब उस श्रेणी का किरदार, उस श्रेणी का एक्टर जब हमारे बीच में आता है और पूरे सेट को ऐसा खुशनुमा कर देते हैं ना, और पता ही नहीं चलता मतलब कि कोई वहाँ कोई गहमा गहमी नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, और सबका ख्याल रखते हैं, सबका। मैं तो मतलब छोटे स्पॉट बॉय से लेके डायरेक्टर तक सबसे हलो हाय करना, वो चाहे कॉस्ट्यूम वाली हो, मेकअप वाले हो, इतना तादाद में बिठा के रखना, मजा आ जाता है। लगता है यार मतलब ऐसे ही तो यूनिट बनती है, ऐसे ही सहभागिता होनी चाहिए किसी एक्टर की, वो टीम का हिस्सा बन जाना। मतलब अनजान लोग जो पहली बार आपको सेट पे मिलते हैं, लेकिन ये गजेंद्र जी का एक करिश्मा है जो सबको मतलब पहली दिन इतना सहभागी एक दूसरे के प्रति बना लेते हैं और पूरा माहौल खुशनुमा कर देते हैं। तो बड़े बड़े प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। बिल्कुल हाँ, अगर इनके रहते इनके सामने किसी की भी कोई प्रॉब्लम, सीन में कुछ प्रॉब्लम हुई हुआ, विजय जी ऐसे कर लेते हैं ना, क्या टेंशन। हाँ बिल्कुल, बखूबी सारे इलाज इनके पास हैं, और ये सिर्फ इस वजह से कि अनुभव है। मैं सिर्फ इसको इस बात का कहूंगा कि इन्होंने जिस दुनिया को देखा है वो शायद हम में उतनी कमतरी होगी, लेकिन इन्होंने जिस तरह से अपने आप को शेपअप किया है और कहाँ कहाँ से गुजरे हैं, ये आज हमें लगता है कि बहुत आसान है इस तरह से सामने आ जाना है या ऐसी शख्सियत लेके सामने खड़ा हो जाना, लेकिन उसके पीछे क्या क्या गुजरा है, किन लम्हों से गुजरे हैं, वो जर्नी क्या रही है, जो कि हम सुन ही रहे हैं कि कहाँ से चले थे और आज कहाँ पहुंचे हैं। तो गजेंद्र जी का इस मामले में कोई हानि नहीं है, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। वो हमारे अभिन्न मित्र हैं और वो हमारे साथ ऐसे ही रहें। और मतलब ये भी मैं कह रहा हूँ, जैसे अचानक भी मुझे कभी किसी शो में जरूरत पड़ी ना, मैंने कहा गजेंद्र जी परसों से शूटिंग है, कहा करूंगा ना, कभी मतलब ऑन बिहाफ ऑफ प्रोड्यूसर, जबकि मैं प्रोड्यूसर भी नहीं होता, लेकिन वो न मुझसे पैसे की कभी उन्होंने बात की, न कुछ ऐसी कोई बात की, न अपनी कोई जरूरत ऐसी बताई कि मुझे ऐसा लगे कि नहीं मैंने कुछ गलत कर दिया। एक बोलने पे वो हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये शायद वही है कि एक दूसरे से दिल मिला है और हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, वो हमारा सम्मान आज तक बना हुआ है, इसलिए मैं गजेंद्र जी को हमेशा बहुत पसंद करता हूँ। थैंक यू सो मच जी। ये जितने सेट पे लोग होते हैं, उन्होंने जो जिंदगी जी है, मैंने भी वही जिंदगी जी है, इसलिए सबका दर्द मुझे महसूस होता है। विजय, एक सवाल मैं ऐसे ही बिल्कुल रॉ बन के ना जान साहब गजेंद्र जी से पूछना चाहूंगा, क्योंकि गजेंद्र जी का इस शहर को लेके काफी मतलब एक तजुर्बा है, एक अनुभव है। गजेंद्र जी कहते हैं माया नगरी है, सपनों की नगरी है, कमर्शियल सिटी है, कोई गानों में भी आया जरा हट के जरा बच के, ये है मुंबई मेरी जान। आपका इस शहर को लेके क्या सोचना है, इस शहर के विषय में आपकी क्या राय? हेलो, लगता है कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम हुआ सर के। कनेक्ट हाँ हो गए। विभांशु भाई, सवाल बहुत अच्छा है आपका। आप निपुण लेखक हैं, बहुत ही सोचा समझा और बहुत ही जबरदस्त तीर आपने फेंका मेरी तरफ। मेरा मानना यह है कि मुंबई जो है वो निगलती है या उगलती है। मुंबई शहर जो है जब किसी को अपना लेता है तो उसे सब कुछ देता है, वरना शुरू के दिनों में उगल देता है, वापस भेज देता है। अगर मुंबई ने आपको अपना लिया तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। और फिर मुंबई जो है, मुंबई की डेफिनेशन मैं ऐसे देता हूं कि अगर मुंबई को हम संधि विच्छेद करें तो मम, बा एंड आई। मम का मतलब माँ, बा का मतलब माँ, आई का मतलब माँ, मुंबई। क्या बात। तो ये तीन माँ एक साथ जुड़ी हैं
जो आशीर्वाद देती हैं और बच्चे की तरह आपको पालती हैं। ये शहर कभी, इस शहर में कभी कोई भूखा नहीं सोता, ये शहर की खासियत है। और मैं आज आपको अपने स्ट्रगल की एक थोड़ी सी झलक बताना चाहूंगा कि मैं सहार कॉलोनी है एक यहाँ पे विले पार्ले ईस्ट में, मैं वहाँ पेइंग गेस्ट रहता था। तो वहाँ पे कंडीशन ये थी कि शाम के 7 बजे के बाद आप रूम में नहीं जा सकते थे, और आप एक्टिंग कोर्स कर रहे थे हम लोग, तो लेट हो जाता था। तो मैं कई बार उन सीढ़ियों की जो टर्न होता है, जो चौकोर एक जगह होती है, उसे जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, चढ़ते जब टर्न करते हैं ऊपर के लिए फर्स्ट फ्लोर, तो एक चौकोर जगह होती है, मैंने पूरी रात वहां बिताई है अपनी जिंदगी। तो कई रातें ऐसी बिताई हैं। ये स्ट्रगल कराती है फिल्म इंडस्ट्री, आपको तकलीफें देती है, मुश्किलात देती है, कठिनाई देती है, आपको टेस्ट करती है हर तरह से। मुंबई शहर भी ऐसा ही है, लेकिन मुंबई शहर का एक बार आशीर्वाद मिल जाता है तो आप पीछे मुड़ के नहीं देखते सकते। इसलिए इस माँ को मनाने के लिए आपको त्याग करने पड़ते हैं बहुत सारे। जैसे माँ को खुश करने के लिए बेटे को क्या क्या करना पड़ता है, तो मुंबई जो है माँ है हमारी, और इसको जब आप अपने मेहनत से, अपनी लगन से इसको खुश कर लेते हैं, तो फिर ये आपको पीछे मुड़ के देखने नहीं देती। तो क्या बात, मैंने क्या बात जी गजेंद्र जी, जी बोलिए। मुंबई नगरी के बारे में एक और बात कहूंगा, ये वो पवित्र और पावन भूमि है महाराष्ट्र की, जहां छुए बगैर कोई भी कलाकार दुनिया में विश्व विख्यात नहीं होता। अमिताभ बच्चन साहब भी यहीं आके प्रख्यात हुए, शाहरुख खान साहब भी यहीं हुए। जो भी आया इस मुंबई शहर की जमीन पे आने के बाद पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ। इंडस्ट्री देश के अलग अलग कोनों में है, लेकिन वहां से ऐसे लोग नहीं निकलते, आज तक मैंने नहीं देखा, जो विश्व विख्यात हुए हों। ये मुंबई की चमत्कार है, इस शहर का चमत्कार है। यहाँ की मिट्टी में ऐसी कुछ कला है कि आपको जो है पूरी दुनिया में चमका देती है और आपको सब कुछ देती है। जी बिल्कुल बिल्कुल गजेंद्र जी, बहुत बढ़िया ढंग से आपने इस शहर को व्याख्यायित किया। लेकिन ये तजुर्बा है आपका, इसलिए उस पर कहना चाहूंगा कि आपके लिए पढ़ना है तो इंसान को पढ़ने का हुनर सीख, पढ़ना है तो इंसान को पढ़ने का हुनर सीख। हर चेहरे पे लिखा है किताबों से ज्यादा, हर चेहरे पे लिखा है किताबों से ज्यादा। तो आपके चेहरे पे लिखा है कि आप कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं। बस एक सवाल सर और जाते जाते करना चाहूंगा कि गजेंद्र जी, जो शुरुआती दौर के साथी आपके साथ रहे होंगे, कुछ तो रहे होंगे, आज उनमें से कुछ हैं या साथ छूट गया, या कोई उल्लेखनीय ऐसे नाम है कि वो लोग या एकदम बिल्कुल लुप्त हो गए हैं? कोई ऐसा साथी है क्या उन दिनों का, जब आप बिल्कुल सही मायने में इस शहर में बिल्कुल अनजाने थे, जब कोई नहीं था, एक शख्स नहीं था आपको पहचान करने वाला, तो उस दिनों का कोई साथी है क्या? मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया है, जब मैं मुंबई शहर आया था तो बॉम्बे के विषय में हर आदमी नई नई कहानियां सुनता है। जब हम गांव से आते हैं कि मुंबई में थोड़ा संभल के रहना भाई, तो मेरा पहला एक्सपीरियंस ये था, जब मैं राजधानी एक्सप्रेस से बॉम्बे सेंट्रल उतरा था, तो मैं ये देख रहा था कि बाहर जाने का रास्ता किधर है। तो मैंने क्या किया, अपनी जो अटैची थी ना, जो सूटकेस था, उसने अपने पैरों के बीच में दबाया और चाय वाले को कहा भाई एक चाय दे दो। तो वो चाय पीता रहा, चाय पीने में 2-3 मिनट लगते हैं, तो 2-3 मिनट में ही मैं ऑब्जर्व कर रहा था लोग किधर से बाहर जा रहे हैं। तो मेरा वो पहला एक्सपीरियंस था कि वहां से बाहर जा। उसके बाद साथी बहुत मिले, साथी बहुत चले साथ में, लेकिन मुझे कोई ऐसा अभी याद भी नहीं है, और कोई ऐसा इस सफर तक साथ रहा हो ऐसा मुझे याद नहीं है, क्योंकि 82 to 88 मेरा बहुत डिफिकल्ट फेज था। मैं आपको एक छोटी सी और कहानी दर्द बताऊं, मेरे उन तमाम लोगों के लिए जो मुंबई में आके स्ट्रगल करना चाहते हैं, मुझे तारीखें बहुत याद रहती हैं क्योंकि मैं वहां से गुजरा हूं। 1 जून 83 से 18 जून तक मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था, रहने को जगह नहीं थी, खाने को पैसे नहीं थे, और 18 दिन तक मैंने पानी में नमक डाल डाल के पिया था, और ऑलमोस्ट बीमार हो गया था बहुत बुरी तरह। लेकिन मैंने कहा हिम्मत नहीं हारूंगा। और 18वें दिन जब मैंने सारी अपनी जेबें टटोली, तो उसमें 5.25 रुपया निकला था, और मैंने वो हनुमान जी के मंदिर में जाके शाम को अंधेरी में
वहाँ उनके उसमें डाल दिया था, और उसके बाद आके वापस अपने छोटी सी जगह पे जहाँ मैं पेइंग गेस्ट रहता था वहाँ लेट गया, और अगले दिन मुझे पहला काम मिला जिसमें मुझे 100 रुपये। क्या बात। वो मेरी जर्नी की शुरुआत थी। मेरा फेथ था मेरे इष्ट देव पे, मेरा फेथ था अपने आप पे, मेरा फेथ था इस मुंबई शहर पे। और देखिए, दोस्त जो होते हैं आपके साथ चलते जरूर हैं, लेकिन आप हर किसी को, हम में से हर किसी को अपना रास्ता खुद तय करना पड़ता है, अपने रास्ते खुद ढूंढने पड़ते हैं। आपका सवाल बहुत वाजिब है। कोई दोस्त मुझे याद नहीं आ रहा ऐसा कि जो 82 से मेरे साथ चला और आज यहाँ तक साथ हो, ऐसा अभी तक नहीं। गजेंद्र जी, इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, इतने तमाम उठापटक के बावजूद, आज आप इतने शुमार एक्टर हैं, इतने प्रख्यात अभिनेता हैं, आप मतलब FTI के चेयरमैन बने, हाँ, और बीजेपी में आपका एक अच्छा शुमार है। तो इतने अनुभवों के बाद आज आप कैसा महसूस करते हैं? आप अपने आप को इन अनुभवों के बाद कैसे आंक रहे हैं कि कितना संतोष है या क्या कुछ रह गया है? मैं ये जानना चाहूंगा। मुझे लग रहा है कि मेरे पास समय बहुत कम है और काम बहुत बाकी है। अभी भी मुझे लगता है कि बहुत कुछ करना बाकी है। जैसे जैसे मैं जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ, सपने और बढ़ते जा रहे हैं। जिम्मेदारियां, मुझे लगता है कि मुझे और जिम्मेदारियां लेनी है, ताकि मैं देखिए, फिल्म इंडस्ट्री 2 चीजों की वजह से काम मिलता है, मैं आपसे शेयर करूंगा, आप भी जानते हैं, आप भी अनुभवी हैं। एक तो टैलेंट होना बहुत जरूरी है, दूसरा आपका व्यवहार होना बहुत जरूरी है। जो आपका बिहेवियर होता है, वो टैलेंट जितना काम करता है उतना ही आपका बिहेवियर काम करता है। ये मंत्र मुझे शशि कपूर साहब ने दिया था, और इस मंत्र को मैंने उसी दिन गांठ बांध दी थी कि ये जो है आज के बाद अभी यहां से हिल गए। अनुभव जो है जिंदगी सिखाती है, आपको पल पल सिखाती है, हर घड़ी सिखाती है। राजनीति में गया, वहां भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। एक होता है क्रेडेंशियल्स, एक होती है कैपेबिलिटी। इनका कोई संबंध नहीं है। अनपढ़ आदमी भी बहुत कैपेबल हो सकता है, और बहुत सारे क्रेडेंशियल्स लिए हुए भी इनकैपेबल हो सकता है। ये FTI के समय भी मेरे साथ जो गुजरा है, वो जो झगड़ा था वो क्रेडेंशियल्स और कैपेबिलिटी का था, थोड़ा राजनीतिक था। तो मैं अनुभव के आधार पे यही कह सकता हूं कि आज अगर 38 साल मैंने फिल्म इंडस्ट्री में गुजारे हैं, चाहे छोटा मोटा मुकाम जो भी मुझे मिला, जो भी एक पोजीशन मिली, एक उसके आधार पे यही कह सकता हूं कि इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कभी भी। बिल्कुल, उसको मेहनत करनी चाहिए, लेकिन मेहनत अगर वो ईमानदारी के साथ करेगा तो परमात्मा भी देखता है और परमात्मा आपका साथ देता है। हम जिस इष्ट देव पे बिलीव करते हैं वो हमेशा जागृत रूप में हमारे साथ रहता है और हमें विश्वास दिलाता है कि और मेहनत करो, तुम सफल होगे। तो पहले दिन से आज तक जिंदगी के मैंने सबसे बड़ी गांठ जो मेरे फादर ने मुझे दी, वो दी ईमानदारी। मैं हमेशा बोलता, माई ऑनेस्टी इज नॉट फॉर सेल। मेरी ईमानदारी बिकाऊ नहीं है, क्योंकि मैं वांशु भाई आपको बताऊं, मैं 5 रुपए मेहनत के कमा के खाना चाहूंगा, कोई 500 रुपए बेईमानी के देगा तो नहीं चाहिए। वो 5 रुपए मुझे बहुत अच्छी नींद देते हैं, अब वो मुझे गरीब बनाए। अब जहां से जिंदगी शुरू की थी, लगता है कि अगर जिंदगी एक बार फिर वहीं लेगी तो फिर जी लेंगे, उसको क्या है, तब भी जी थी फिर जी लेंगे। लेकिन अपने आप को, हम अपनी अगली पीढ़ी को क्या देके जाना चाहते हैं जिंदगी में, ये हम सबको फैसला करना है। बिल्कुल, ये ज्यादा महत्वपूर्ण, आपके वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके बड़ों ने आपके आज हम और आप और विजय भाई, हम सब बैठ के बोलते हैं कि मेरे फादर ऐसे थे, मेरे फादर, इसलिए कि वो फादर थे ऐसे, वो थे ही ऐसे। तो हम भी शायद ऐसा ही है कि उदाहरण एक ऐसा सेट करके जाएं कि आने वाली पीढ़ी हमको उसी रूप में याद करे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें हुई जी दादा। विजय, एक आखिरी सवाल मैं करूंगा, फिर कहीं ये न लगे तुम्हें कि यार सारे सवाल तो यही किए जा रहे हैं। नहीं दादा, बिल्कुल वेलकम दादा, अरे क्या बात है, वेलकम। तो गजेंद्र जी, एक अभिनेता या एक कलाकार को किसी विचारधारा, किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ने की कितनी आवश्यकता है या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, ये कंपल्शन नहीं है।
एक इंसान के तौर पे आपकी विचारधारा हो सकती है, लेकिन वही विचारधारा आपकी कला में तो कहीं झलकती भी नहीं है और झलकनी भी नहीं चाहिए। बेसिकली आपके विचारों में हो सकती है, लेकिन जब आप कला के क्षेत्र में होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपके रोल के अलावा कोई विचारधारा आप पे हावी होकर आपसे काम करवाती है। विचारधारा आपकी विचारों को अच्छा या बुरा बनाती है और आपसे जिंदगी में उसी तरह आगे बढ़ती है, लेकिन कला की जो आपकी सोच है उसको नहीं बदल सकती हो कभी। कोई किसी भी पार्टी का, कोई किसी भी विचारधारा का हो सकता है और उसमें कोई गलत बात नहीं है। लोग कहते हैं कि मैन इज ए सोशल एनिमल, मैं कहता हूं मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल। इंसान को जो है राजनीति जो है वो आपके दिलो दिमाग में हमेशा छाई होती है और आपको वो एक सुकून भी देती है। जब हम डिस्कस करते हैं तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं पॉलिटिक्स को कैसा मानता हूं कि जैसे कहते हैं राजनीति, नीति से राज करने को मैं राजनीति मानता हूं। एक नीति होनी चाहिए और वो नीति ऐसी होनी चाहिए, ये वो मंच है जहां आप अपने लोगों को, अपनी जनता को इसी जीवन में वो सब कुछ लौटा सकते हैं जो जनता ने आपको दिया है। अगर जनता ने गजेंद्र चौहान को एक मुकाम दिया है तो गजेंद्र चौहान का ये फर्ज है कि जीते जी इसको, ये ऋण है मेरे ऊपर इस जनता का कि मैं इसको, इस अपनी जनता को इसी जीवन में लौटा के जाऊं। मैं किसी भी माध्यम से, सामाजिक माध्यम से, राजनीतिक माध्यम से मैं अपनी जनता के लिए कुछ करूं। और दूसरा ये होता है कि कभी कभी आपको पद नहीं मिलता है। पद मायने नहीं रखता, आपका कद मायने रखता है। क्या बात? आपका कद पद आएंगे जाएंगे, लेकिन राजनीति हो, समाज में हो, आप किसी भी क्षेत्र में हो, कला क्षेत्र में, आपका कद छोटा नहीं होना चाहिए। तो उसके रहते हुए आप काम कीजिए। और विचारधारा जो है वो हर इंसान की अलग हो सकती है, वो एक कॉन्फ्लिक्ट का इशू नहीं है बेसिकली, मैं ऐसा मानता हूँ। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद इस मुलाकात के लिए। विजय गजेंद्र जी, मजा आ गया आपसे बात करके। वाकई में आज का तो मतलब धमाल। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय। क्या बात सर, बहुत मजा आया, बहुत अच्छी बातें हुई। सर एक और प्रश्न है, बहुत से एक्टर सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ही सफल हो पाते, आपने इतना काम किया, मुझे लगता है कि सारी भाषाओं की फिल्में सीरियल्स आपने किए हैं। आपने भोजपुरी के बिग बॉस भी किया जो सलमान खान का, तो उसको भी आपने होस्ट किया है। वो राज बताइए सर, कैसे किया? देखिए, कला क्षेत्र में मैंने जैसे कहा कि टैलेंट और बिहेवियर दो चीजें काम आती हैं। आपका बिहेवियर ठीक होगा तो लोग चाहेंगे कि आपके साथ काम करें, आपको ले। टैलेंट बहुत लोगों के पास होता है, बिहेवियर में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। आप बिहेवियर को थोड़ा बैलेंस करके रखिए, आपको काम की कभी कमी नहीं रहेगी। और देखिए, फिल्में किसी भी भाषा की हों, एक्टिंग और इमोशंस और एक्सप्रेशंस तो वही होते हैं, आपको सिर्फ भाषा का समझना होता है बेसिकली। तो मैंने अपने जीवन में राजस्थानी फिल्में बहुत सारी की, भोजपुरी की, तेलुगु की, तमिल की, कन्नड़ा की, मलयालम की बहुत सारी, और फिर पंजाबी की, हरियाणवी की, और असमीज की, आसाम की भी मैंने फिल्म की है, बंगाली 3 फिल्में की हैं, क्या बात, मराठी भी की हैं, गुजराती की हैं 3-4। ओहो, क्या बात। करीब करीब सब भाषाओं में मैंने काम किया है और मौका भी मिला, और कोशिश यही रही कि अच्छा काम करके दूं। और देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में विजय भाई, आप भी जानते हैं, जब तक आपकी रिपीट वैल्यू नहीं होगी, आपका कैरियर आगे नहीं बढ़ेगा। और आपका रिपीट वैल्यू तभी हो सकता है जब टैलेंट के साथ साथ आपका व्यवहार अच्छा हो। अब व्यवहार, कुछ चीजें सहन भी करनी पड़ती हैं, सहन कर लीजिए, कोई बात नहीं, समय का फेर है, आप सहन कर लेंगे, लोग आपको रिपीट करेंगे, और रिपीट होने से आपका रिपीट वैल्यू बढ़ेगी तो आपका काम बढ़ेगा और आपका जीवन भर आपके पास काम है। बस यही एक कारण रहा कि सब फिल्मों में, सब तरह की भाषाओं में लोग मुझे बुलाते थे और काम करते थे, और रिपीट वैल्यू बहुत होती थी। उस रिपीट वैल्यू की वजह से मेरा काम हमेशा आगे बढ़ता गया। सर, आपने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और मतलब चाहे तो क्षेत्रीय फिल्म इंडस्ट्री में कुछ फर्क महसूस होता है? थोड़ा सा बजटिंग का फर्क होता है बेसिकली, क्योंकि क्या होता है, जब कोई रीजनल फिल्में आप शूटिंग करते हैं या रीजनल फिल्म में काम करते हैं तो उसका एक एरिना थोड़ा छोटा होता है, उसका कैनवस छोटा होता है।
तो थोड़ी सी बंदिशें होती हैं बजट की, एक प्रेशर होता है बजट का। उसके अलावा जब आप हिंदी फिल्मों में करते हैं तो एक बड़ा बजट होता है, प्लस हिंदी फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़े लेवल पे होता है, बहुत सारी टेरिटरीज हैं जहां जहां वो लगती है। लेकिन ऐसा है कि आजकल रीजनल फिल्में जैसे भोजपुरी वगैरह, इनका भी कैनवस बहुत बड़ा हो गया है। साउथ की फिल्में, उनका कैनवस बहुत बड़ा है। लेकिन कुछ है जो पंजाबी फिल्म है, उनका भी काफी बड़ा हो गया, कनाडा वगैरह विदेशों में काफी रिलीज होती है। बट फिर भी फर्क है हिंदी फिल्मों के कैनवस का और रीजनल फिल्मों के कैनवस का। इसलिए अगर आप इंटरनेशनल या नेशनल स्टार बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली हिंदी फिल्मों में आपको काम करना चाहिए, और रीजनल फिल्मों में आप कीजिए डेफिनेटली, क्योंकि रीजनल फिल्म में आप एक एक रीजन पकड़ते जाएंगे तो आपका नाम वहां भी आपका नाम और शोहरत होगी। तो दोनों में ही काम मिले तो इससे बेहतर कोई कुछ नहीं सकता। जी, आपकी पिछले दिनों एक फिल्म आई थी दंगा 1946, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी पर थी, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, मैं गैंगटॉक में था और अचानक मुझे एक हमारे दादा हैं, डायरेक्टर हैं मिलन भौमिक साहब, कलकत्ता के, मैं उनको जानता भी नहीं था। उनका मैसेज आया मुझे कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ ऐसा ऐसा और मैं आपको लेना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि मैं फोन पे बात करना चाहूंगा आपसे। तो मैंने गैंगटॉक में था, तो दादा से मेरी फोन पे बात हुई और उन्होंने कहा मैं एक रोल है जो बहुत बेहतरीन रोल है और मैं चाहता हूँ आप करें। मैंने बोला रोल बताइए। उन्होंने कहा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का रोल। तो मैं एक मिनट के लिए सन्न हो गया। मैंने कहा दादा शायद आप गलत नंबर डायल कर रहे हैं, मैं उस रोल में कैसे फिट होऊंगा बताइए। तो बोले नहीं मुझे विश्वास है। मैंने कहा दादा मुझे खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं पता नहीं कैसा लगूंगा, क्योंकि उनका तो रूप ही अलग था। तो मैंने उनसे एक शर्त रखी कि मैं मुंबई लौट रहा हूँ अगले हफ्ते, और मुंबई जाके आप मेरे घर पे मेकअप मैन को भेजिए अरेंज। वो कलकत्ता में थे और मैं वो फोटो खींचूंगा मेकअप के साथ में, और वो देखने के बाद मुझे लगेगा कि मैं उनसे कहीं मैच करता हूं तो मैं ये रोल करने के लिए तैयार हूंगा, उसके पहले नहीं। उन्होंने कहा मैंने बहुत रिसर्च की है। मैंने बिलीव मी विजय भाई, जब मेरे घर पे मेकअप मैन आए, मेरा धीरे धीरे गेटअप शुरू हुआ, 3-3.5 घंटे लगे और वो मैं खुद शीशे में देख के हैरान रह गया। क्या मुझे लगा ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। मैं उनका फोटो दादा का रखता था और अपना फोटो साथ में रखता था। मैं हैरान हो गया कि कितनी सिमिलरिटीज लग रही थी। तो दादा का कॉन्फिडेंस को मैं मान गया और मैंने वो फिल्म, बाइलिंगुअल फिल्म थी वो, मैंने कलकत्ता में जाके उसकी शूटिंग की और मेकअप करने में मुझे 3-3.5 घंटे लगते थे और उतारने में करीब 45 मिनट्स टू 1 आवर लगता था, और 6 घंटे से ज्यादा उसमें शूटिंग कर नहीं पाते थे क्योंकि पूरा वो एयर पैक था और उसमें पानी भर जाता था और वो मेहनत करके जो है फिर उस रोल को निभाने की कोशिश की। और वो फिल्म जो है फिर झारखंड फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी लेके आई। बहुत अच्छी गई वो फिल्म। जी, एक बहुत चर्चित सवाल, भारत सरकार ने आपको 2015 में एफटीआई का मुखिया बनाया है और बहुत विरोध हुआ, एफटीआई के छात्रों ने विरोध किया, यहां तक कि अपनी फिल्म इंडस्ट्री ने भी बहुत विरोध किया। तो कुछ उस पर प्रकाश डालिए। और जब आप कुर्सी पर बैठने से पहले विरोध बहुत ज्यादा था और बैठने के बाद विरोध नहीं हुआ, इसका मतलब आपने कुछ अच्छा काम किया होगा। उसमें भी कुछ हमको प्रकाश डालिए कि क्या जर्नी कैसी रही। आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मेरे कैरियर का पूछा है जी, क्योंकि जब ये जिम्मेदारी मुझे मिली थी, विरोध जिस मात्रा में हुआ उसको पूरा देश और पूरा विश्व जानता है, पूरी इंडस्ट्री जानती है। पहली बात तो मुझे शुरू में ये समझ ही नहीं आया कि विरोध हो क्यों रहा है। मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था 9 जून 2015 को और रेट्रोस्पेक्टिव हुआ था, पीछे से हुआ था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो 2014 से बनी, 26 मई 2014 को बनी, और मेरा अपॉइंटमेंट 1 साल 2-3 महीने के बाद हुआ। और ये अपॉइंटमेंट हमेशा जो है 3 साल का होता है। 2014 से 2017 का जो टेन्योर था उसमें मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। तो मेरी कुछ वो फिल्में जो छोटे बजट की थी और एक न्यू कमर जिनको अपनी जिंदगी में करता है रोजी रोटी कमाने के लिए, उनको बेस लेके मेरा विरोध शुरू किया गया। मतलब इट वाज ऑल प्लान्ड। थोड़ा पॉलिटिकल था, थोड़ा उन लोगों की तरफ से विरोध था जो इस पद को पाना चाहते थे एक्चुअली,
जी। वहां से शुरू हुआ। उन्होंने फिर अपने साथियों के साथ मिलके इस विरोध को इस लेवल पे ले गए। लेकिन मुझे ये पूर्ण विश्वास था कि जिस दिन मैं काम शुरू करूंगा इन सब की बोलती बंद कर दूंगा। क्या बात है। क्योंकि मुझे अपने काम पे विश्वास हमेशा से रहा है। या तो मैं काम हाथ में लेता नहीं हूं, लेता हूं तो फिर उसे पूरा किनारे तक लगाता हूं। और बिलीव मी, जब मैंने वहां काम शुरू किया तो मुझे ये पहली बार एहसास हुआ कि आज से पहले जितने चेयरमैन रहे उन्होंने क्या काम किया है। अगर उन्होंने काम किया होता तो फिर ये पेंडिंग कैसे होता। इतना सारा काम वहां पेंडिंग था। स्टाफ की कमी, रूम्स की कमी, स्टूडियो रिपेयर्ड नहीं है, सीसीटीवी टूटे हुए हैं, सिक्योरिटी नॉन फंक्शनल है, हॉस्टल्स की हालत बुरी है, उसके अलावा जो क्लासेस हैं वो हो ही नहीं रही हैं, उसके अलावा जो कोर्सेज है वो ठीक से रन कर नहीं रहे हैं। 8-8, 10-10 साल पुराने स्टूडेंट्स वहीं बैठे हुए, उनका डिप्लोमा ही कंप्लीट नहीं हुआ। बहुत सारी समस्याएं एक साथ खड़ी थी। लेकिन मैंने क्या किया, उनकी लिस्ट बनाई। तो करीब करीब 25 से 30 मुख्य काम थे जो वर्षों से पेंडिंग थे वहां। मैंने उन काम की लिस्ट बना के उनको प्रायोरिटी वाइज एक करके कंप्लीट करना शुरू किया। मेरी पहली जो जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी उसमें 100% अटेंडेंस थी और 100% चीजों को एग्री किया था सब मेंबरान ने, जिसमें बड़े बड़े नाम थे। सतीश शाह जी थे, राजकुमार हिरानी जी थे, भावना समाया जी थी, मुकेश शर्मा जी थे, ऐसे बड़े बड़े नाम उसमें थे। और मैं उस कुर्सी पे बैठ के उस दिन ये डिसाइड किया था कि ये सब काम मेरे टेन्योर खत्म होने से पहले होने चाहिए। और मैंने सारे के सारे काम, मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि 2 साल से वहां क्लासेस नहीं चल रही, एडमिशंस नहीं हो रहे थे। 2 साल 0 ईयर गया है वहां पे। तो मेरे सामने था कि मैंने 7 जनवरी 2016 को ज्वाइन किया और 1 अगस्त को सेशन शुरू होता है। तो मुझे किसी तरह से 1 अगस्त तक जो है स्टाफ भी लेके आना है, स्टाफ रिक्रूट करना है, सिलेबस बनाना है, सिलेबस को इंप्लीमेंट करना है। उसके बाद 1 अगस्त को मेरा सेशन शुरू होना चाहिए, नए बच्चों का सेशन शुरू होना चाहिए, उनके एडमिशन भी बाकी है। अब आप समझ सकते हैं जनवरी से लेके और जुलाई एंड, मतलब 1 अगस्त को क्लासेस रन शुरू हुई ऑन डॉट। मेरे सामने 2020 मैच था एक्चुअली, कि ओवर 10 बचे हैं और रन जो है 100 के ऊपर है। अब हिटिंग नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। और आज मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आज तक एक काम 60 साल से जो वहां पेंडिंग था, जो किसी ने नहीं किया था। मैं एक दिन अपने घर की खिड़की पे बैठा था और मैं सोच रहा था कि यहाँ बच्चे जो है डिग्री के बाद आते हैं, ये ग्रेजुएशन करके आते हैं अपने अपने इलाके से और यहाँ एडमिशन लेते हैं, तो इनको डिप्लोमा क्यों मिलता है डिग्री के बाद, इनको मास्टर डिग्री क्यों नहीं मिलता। और ये मैंने डिस्कस किया, ये मैंने मिनिस्ट्री में डिस्कस किया, फिर उसका तरीका निकाला कि डिग्री कैसे कन्वर्ट होगी। 27 दिन के अंदर, जनवरी 2017 में 27 दिन के अंदर मैंने उस डिप्लोमा को मास्टर डिग्री में कन्वर्ट कराया और आज वहां बच्चों को मास्टर डिग्री मिलती है विजय भाई। इसलिए आज आप गौर कीजिए, 4 साल हो गए, आवाज नहीं आई वहां से, क्योंकि जितने काम पेंडिंग थे, कैनन कंपनी से मैंने कैमरेज जो है वहां पे उपलब्ध करवाए, उनसे स्पॉन्सर्ड करवाए। जहां जहां गए वो सारे जो खामियां वहां हो रही थी, जिसकी वजह से एक्चुअली बच्चों का कसूर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव इतने लेकुनस थे वहां पे, इतने गैप्स थे, जिसकी वजह से वहां हर कोई इरिटेट फील करता था। अब एक बात बताइए, जो बच्चा 2007-2008 में वहां डिप्लोमा करने आया हो और 2015 तक उसका डिप्लोमा कंप्लीट नहीं किया हो, तो 8 साल 10 साल वो बैठा, उसका कैरियर दांव पे लगा हुआ है, वो परेशान नहीं होगा तो क्या होगा। और हमारे फिल्म इंडस्ट्री के कुछ महानुभाव जो हैं वो खड़े हो गए, चिल्लाने लगे इस बात के कि गजेंद्र चौहान इस लायक नहीं है। अरे मैंने कहा, जब मैंने सिंटा संभाल सकता हूँ 20 साल तो और बिलीव मी, सिंटा का वहां पे 10-20% भी काम नहीं है जितना मैंने सिंटा में काम किया वहां पे इतना। लेकिन क्या हो गया, लोगों को क्रेडेंशियल्स, छोटी फिल्मों का एक्टर, टीवी एक्टर, ये कैसे चेयरमैन हो सकता है, लोगों को तकलीफ होनी शुरू हो गई। लेकिन जब सीएजी रिपोर्ट आई, आज आपको मैं बता रहा हूं, सीएजी रिपोर्ट जब आई 2017, गूगल पे देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि सबसे बेहतरीन काम
गजेंद्र चौहान के चेयरमैनशिप के टेन्योर में हुआ एफटीआई। क्या बात, क्या बात। सीएजी जो पार्लियामेंट में पेश की गई। तो काम करने की नीयत होनी चाहिए। सिर्फ हवा में बात करने के विजय सैनी इस लायक नहीं है, आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते किसी को जब तक उसका काम नहीं देखे। और मैंने हमेशा शुरू के इंटरव्यूज में ये कहा है कि मुझे काम करने का मौका दो, काम अच्छा नहीं लगे निकाल देना ना। लेकिन सरकार को मेरे ऊपर भरोसा, सरकार को मेरे ऊपर भरोसा था, सरकार को भरोसा था कि मानो है ये आदमी काम करके जाएगा, और काम किया। इसीलिए आज इतने साल हो गए मैं लगातार वो काम जो आज तक असर दिखा रहा है। क्या बात, बहुत। एक सवाल सर कि थोड़ा पहले आना चाहिए था, अभी मैं पूछ रहा हूं कि आपने 2004 में बीजेपी ज्वाइन किया, आप राजनीति में बहुत करीब हैं, सरकार के बहुत करीब हैं, तो सरकार ने आपको इतनी जिम्मेदारियां भी दी, उस पर प्रकाश डालिए कि कोई सुझाव हो तो आप कैसे, जरा उस पर कुछ प्रकाश डालिए सर। देखिए ऐसा होता है कि मैं हमेशा फिल्म इंडस्ट्री के पक्ष में हूं कि मैं राजनीति में सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की बदौलत हूं। और ये मैं मानता हूं कि जो भी एक्टर, कलाकार, डायरेक्टर कोई भी राजनीति में जाता है और अच्छे पद पे उसको मिलता है, तो मुझे लगता है उसे मुड़ के फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसी फिल्म इंडस्ट्री की बदौलत वो राजनीति में पहुंचा है। मुझे अलग अलग जिम्मेदारियां अलग अलग समय पे दी गई। मैं कल्चरल सेल का जॉइंट कन्वीनर रहा, उसके बाद में फिर मैं नेशनल काउंसिल का सदस्य रहा, फिर मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव का मेंबर 2 टर्म रहा, उसके बाद में एफटीआई का चेयरमैन बनाया, उसके बाद में मुझे दूरदर्शन में स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, अरुण प्रभा चैनल पे, फिर डीडी किसान में बनाया। तो अलग अलग समय पे अलग अलग जिम्मेदारियां दी जो मैंने अपनी जितनी भी क्षमता थी उसके आधार पे उनको निभाने का कोशिश की है। आज मैं ये मानता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री से अगर कोई भी सुझाव आए, जैसे कि मैं फेडरेशन के एडवाइजरी बोर्ड में हूं इस समय भी, तो जो भी कोई सुझाव फेडरेशन को आता है या सरकार के लायक होता है, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि उसको एंड तक पहुंचाऊं, उस मंत्री तक पहुंचाने की कोशिश करूं, ताकि जहां तक कोई एक्शन हो सके, जहां से एक्शन शुरू होता है किसी काम को लेकर, तो मैं इसको ड्यूटी बाउंड मानता हूं कि मैं उसको वहां तक पहुंचाऊं। इंडिविजुअल कंप्लेंट्स लेना ये थोड़ा मुश्किल होता है। अगर सामूहिक तौर पे कोई चीज आए, कोई सजेशन आए, कोई कंप्लेंट हो बड़ी, तो मैं डेफिनेटली उसमें मदद करने की कोशिश करता हूं और उस चीज को उस मंत्रालय तक, उस मंत्री तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, और आगे भी ऐसा करता रहूंगा। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में कोई बड़ी जिम्मेदारी मेरी प्रतीक्षा कर रही है, और क्या बात, जल्दी ही कैद होगी। देखते हैं अभी। क्या बात है। लोगों का प्यार, मैं एडवांस में आपको बधाई दे रहा हूं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कोरोना काल के बाद फिल्म इंडस्ट्री क्या रूप लेगी और आप उसे कैसे देखते हैं? जो नए कलाकार इंडस्ट्री में आएंगे उनके लिए आसान होगा या कठिन होगा? आपकी क्या राय है, क्या सजेशन देते हैं? विजय भाई, मेरा मानना है कि युग बदल रहा है जी। ये युग परिवर्तन है और ये परमात्मा की तरफ से आदेश हुआ है युग परिवर्तन का। हम बहुत सारी चीजें इसके पहले न मानते थे और न करते थे। अगर हम सफाई की तरफ, जब भारत सरकार ने अभियान चलाया था सफाई के लिए, तो जी। उसका मजाक भी उड़ाया जाता था, उस पर अलग अलग कमेंट्स भी होते थे। लेकिन आज हम खुद ब खुद, परमात्मा ने ऐसा आदेश दिया तो हम जागरूक होते जाते हैं सफाई को लेकर। फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी युग परिवर्तन है ये। आज तक जिस तरह से फिल्में, सीरियल बनते रहे, डेफिनेटली एक बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव जो है वो इंतजार कर रहा है फिल्म इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री समय समय पे बहुत नुकसान उठाती रही है, वीडियो पायरेसी से उठाया है, उसके बाद जब कोई संकट फिल्म इंडस्ट्री में आया उससे निकल के बाहर आई है। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सक्षम लोग हैं, बहुत सामर्थ्य लोग हैं, और ये काल से भी निकल जाएगा। लेकिन बदलाव ऐसा आएगा कि हमें बहुत नए निर्देशों के साथ जो है फिल्म इंडस्ट्री में जीना होगा। न्यू कमर्स के लिए मुझे लगता है कि रास्ता थोड़ा और कठिन हो जाएगा, क्योंकि एक तो उतना काम नहीं रहेगा, उतना काम फिल्म इंडस्ट्री में होना, उस तरह की भीड़ जो है वो मुझे लगता है थोड़ा कम होगी अभी। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा उन तमाम कलाकारों के लिए जो आज एक दूसरे की तरफ उन निगाहों से देख रहे हैं कि कोई हमारी मदद करे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये समस्या किसी एक की नहीं, बहुत सारे लोगों की है जी। मदद जो होती है वो अनलिमिटेड नहीं हो सकती है। महीने, 2 महीने,
4 महीने की हो सकती है, अनलिमिटेड नहीं हो सकती, क्योंकि जो मदद करने वाला भी वो कब तक करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया शब्द निकाला है, आत्मनिर्भरता। मुझे लगता है फिल्म इंडस्ट्री के सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के नहीं बल्कि हर भारतवासी को अपने हाथ में 2-3 चीज स्किल रखनी चाहिए। जैसे आप कभी गौर कीजिए, जो प्लम्बर होता है वो इलेक्ट्रिशियन भी होता है, इलेक्ट्रिशियन के साथ एक और तीसरा प्रोफेशन भी होता है। तो कलाकार को भी कला के साथ साथ एक ऐसा स्किल अपने उसमें रखना पड़ेगा, अपने नेचर में, अपने प्रोफेशन में, कि समय पड़ने पर वो उस तरह के स्किल को इस्तेमाल करके अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सके। तो ये जो आत्मनिर्भरता है, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ डिपेंडेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। मैं इसका उदाहरण दे सकता हूं आपको कि जब मैं मुंबई आया तो मुझे ये लगा कि अगर मैं घर वालों से पैसे मंगाता रहूंगा जिंदगी भर तो शायद मुझे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे मुझे निकालने, क्योंकि मैंने पैरामेडिकल किया हुआ था एम्स से। तो मैंने आके यहाँ पार्ट टाइम जॉब किया। क्या बात। जब मुझे जरूरत पड़ी तो मैं शाम को 7 से 10, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री 6 बजे तक क्लोज हो जाती थी, स्ट्रगल टाइम खत्म हो जाता था, दिन भर स्ट्रगल करता था और शाम को पार्ट टाइम जॉब करता था। वो जॉब मुझे इतना पैसा दे देता था कि मेरा महीना निकल जाता था। तो आपको आत्मनिर्भर, इसी को आत्मनिर्भर कहते हैं, कि आप हमेशा घर वालों की तरफ निगाह लगा के ना देखें। घर वाले भी 1 साल 2 साल 10 साल 50 साल तो नहीं दे सकते ना, इसलिए आपको कहीं ना कहीं खुद ही कमाना होगा। ये मैं कोई तंज नहीं कर रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं तमाम कलाकारों से कि अपने आप को आप आत्मनिर्भर बनाइए। कोई भी ऐसा काम, एक और कोई स्किल, कोई टेक्निक ऐसी सीख लीजिए जिससे आपके पास अर्निंग सोर्स इतनी तो बनी रहे कि आप अपना खर्चा चला सकें। तो ऐसा युग आ गया है अब ये मजबूरी समझिए, समय परिवर्तन कहिए, कुछ भी कहिए, ऐसा समय आ ही गया है और हम सबको ये अपनाना पड़ेगा। कोरोना काल एक पासिंग फेज है, ये चला जाएगा, लेकिन इसके बाद जो चीजें छोड़ के जाएगा उनमें हमको सबको एक अपने आप को आत्मनिर्भर करना ही होगा। सर एक आपके लिए और सरप्राइज है। ओ प्रज्ञा, कैसी हो? ओ बड़ी हो गई। बड़ी हो गई। आवाज आ रही है? कैसे बेटा, कैसे बेटा? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अच्छी लग रही हो। याद आ रहा है जब हमने पायलट किया तब छोटी थी। हाँ, वो मेरे को तो वही रूप दिमाग में था अभी तक। तो नाम देख के मैंने पहचाना। मैंने ना महाभारत देखी थी लॉकडाउन में, आपको देख के ना पता है ऐसा लगा कि कोई अपना है, अपना बहुत खास है जो टीवी स्क्रीन पे आ रहा है। वाह 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 वाह, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपको देख। अच्छी खूबसूरत बच्ची बन गई, हीरोइन बनेगी बड़ी, अभी देखना। क्या बात है, सर का आशीर्वाद मिल गया तुमको। पक्का पक्का। प्रज्ञा प्रज्ञा कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम लग रहा है प्रज्ञा को। आवाज आ रही है? हाँ प्रज्ञा, तुमने प्रगति में इतना इनके साथ काम किया, कुछ अनुभव के बारे में बताओ। मैंने सर के साथ 2-3 एक्सपीरियंस। नेटवर्क की प्रॉब्लम है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हेलो, हाँ बोलो। हाँ बोलो, आवाज आ रही है? मैं ये कह रही थी, नेटवर्क की प्रॉब्लम है बेटा, नेटवर्क की प्रॉब्लम, आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? चलो अभी फिर से हम ट्राई करेंगे एक बार इनको। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इस समय बहुत चर्चा का विषय बना हुआ, वंशवाद, उस पर कुछ आप प्रकाश डालिए। हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है जी। तो जो मैं एक प्रश्न था मेरा कि इस समय जो बहुत चर्चित प्रश्न भी है कि फिल्म इंडस्ट्री में वंशवाद का बहुत बोलबाला है, उस पर कुछ आप प्रकाश डालिए। देखिए, जिस नेपोटिज्म की या वंशवाद की बात हो रही है,
ये हर प्रोफेशन में होता है। जी डॉक्टर चाहता है कि उसका बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर चाहता है उसका बेटा इंजीनियर बने, तो फिल्म वाला भी चाहेगा कि उसका बेटा फिल्मों में सक्सेस पाए। बिल्कुल बिल्कुल जी। मुझे इसमें कोई बुराई दिखाई नहीं देती है, बट ये किसी की कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए, किसी के टैलेंट की कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास दो ऑप्शन है कि भाई आपका बेटा भी है, आपका भाई भतीजा भी है कोई, और सामने उससे बेहतर टैलेंट है, तो मुझे लगता है जो बेहतर टैलेंट है उसको चांस मिलना ही चाहिए। लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे खूबसूरत पहलू ये है विजय भाई जी कि यहाँ फैसला करने वाली जनता होती है। आप किसी के भी भाई भतीजे, कजन, जीजा, साले जो भी हैं, आप काम करेंगे, लेकिन आपको पब्लिक जो है वो आजमाती है, आपको पब्लिक की कसौटी पे खरा उतरना पड़ता है। गजेंद्र चौहान किसी का रिश्तेदार नहीं था, फिल्म इंडस्ट्री को जानता भी नहीं था। बहुत सारे मेरे जैसे, मुझसे भी बड़े बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो बगैर नेपोटिज्म के यहाँ आए और उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया और अपनी पोजीशन बनाई। नेपोटिज्म आपको उस मुकाम तक ले जा सकता है कि आपको वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा जो हम लोगों को करना पड़ता था। आपको ऑफिस में प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से मिलने के लिए चक्कर पे चक्कर लगाने पड़ते थे, तो कई सालों के बाद जाके तब जाके आपको मुलाकात होती थी, तब चांस बनता था। नेपोटिज्म के माध्यम से आप जल्दी वहां पहुंच जाते हैं, आपको काम भी मिल जाता है, लेकिन वो काम जो है सक्सेस होगा नहीं होगा ये तो जनता डिसाइड करती है। तो कितना भी नेपोटिज्म हो, रिजल्ट तो जनता के हाथ में है। तो मुझे लगता है किसी कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है कि आप नेपोटिज्म कीजिए अगर आप में टैलेंट है। ऐसा नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे बच्चे सक्सेस नहीं हुए हैं। संजय दत्त को ले लीजिए, दूसरे अजय देवगन को ले लीजिए, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं एक्टर्स एक्ट्रेसेस में सक्सेस हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बगैर नेपोटिज्म के भी सक्सेस हुए हैं। तो नेपोटिज्म एक हद तक हो सकता है, लेकिन पूरी बॉलीवुड में, जैसे टीवी में मैं आपको बताऊं, 3-4 हजार लोग होंगे जो अच्छी सक्सेस पाए हैं बगैर नेपोटिज्म के, बाहर से आए हैं, उन्होंने अपना मुकाम बनाया, अपनी एक जगह बनाई है और आज अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो नेपोटिज्म एक हद तक ठीक है, बट उसके आगे वो आपको सफलता नहीं दिला सकता। नेपोटिज्म सफलता की गारंटी नहीं है बेसिकली। जी। कोरोना काल में एक्टर और फिल्म से जुड़े लोगों को कोई पॉजिटिव मैसेज दे, जो आज बहुत लोग डिप्रेशन के माहौल में जी रहे हैं, आप सुने होंगे लोग आत्महत्या भी कर ले रहे हैं, ऐसे पॉजिटिव मैसेज दीजिए प्लीज। देखिए, आत्महत्या जो है किसी भी चीज का समाधान नहीं है। आपको आत्महत्या जो होती है बेसिकली में प्लान नहीं की जा सकती, मर्डर प्लान किया जा सकता है। आत्महत्या जो होती है मोमेंटरी होती है। आपके जो थॉट्स होते हैं ना, वो आपके दिमाग को हावी हो जाते हैं और आप सिंगल सोच के आदमी हो जाते हैं जब आप आत्महत्या करते हैं। अगर आप मल्टी डायरेक्शनल में अपने दिमाग को ओपन रखें, बहुत सारी एक्टिविटीज में आप बिजी रखें, जैसे उदाहरण के तौर पे आप ही जो ये काम कर रहे हैं, फेसबुक लाइव कर रहे हैं, आप अपने आप को व्यस्त रख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप अपने आप को व्यस्त रखिए, किताबों में, म्यूजिक में और एक्टिविटीज में, एक्सरसाइज में। देखिए, जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ वो उसमें 15 मंजिल है, तो एक्सरसाइज करने की जगह नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, सीढ़ियां चढ़ता उतरता हूँ। 15 सीढ़ियां, 15 माले की सीढ़ियां, आप 3 बार उतर जाओ, चढ़ जाओ, आपको दिन भर का एक्सरसाइज हो गई। बिल्कुल। तो आपको साधन ढूंढना पड़ता है, जो अवेलेबल साधन है उसमें से अपने आप को व्यस्त रखने के साधन, उन्हीं चीजों में से जो आपके सामने उपलब्ध हैं उनमें से निकाल लीजिए। पर आपको उसके लिए सोचना पड़ेगा, अपने आप को व्यस्त रखने का माध्यम रखना पड़ेगा। आपको डिप्रेशन को अपने ऊपर हावी नहीं होना है। डिप्रेशन तो हर कलाकार को आती है। जीवन, कलाकार के लिए सबसे मुश्किल काम वो होता है जब वो खाली होता है। जब काम होता है उसे पता भी नहीं चलता समय कैसे बीत गया, लेकिन जब खाली होता है तो वो सबसे मुश्किल काम। आज कोरोना काल में सबसे मुश्किल काम हम लोगों के लिए यही है, कलाकारों के लिए, कि हम खाली हैं। दिमाग जो है क्रिएटिव है बेसिकली, तो खुराफाती होता है। खाली दिमाग जो है खुराफाती होता है। तो खुराफात को अपने ऊपर हावी ना होने दे। उसके रास्ते हैं अलग अलग, वो फिजिकल भी हो सकते हैं, मानसिक तौर पे भी हो सकते हैं। अपने आप को व्यस्त रखिए, अलग अलग एक्टिविटीज में व्यस्त रखिए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक्सरसाइज जिम नहीं जा पाता हूं, तो क्या करूं? अभी अपनी बिल्डिंग में जो साधन उपलब्ध है उसी में से साधन ढूंढ लिया। तो ऐसे आप सोचिए और साधन निकालिए। अब ये जरूरी नहीं कि हर एक की बिल्डिंग ऊंची हो, ऐसा हो।
अगर 3 मंजिल के तो 3 मंजिल ही उतर लीजिए ना, 20 बार उतर लीजिए, 30 बार उतर लीजिए, चढ़ लीजिए, तो आपके पास दूसरे रास्ते हैं। तो मुझे लगता है जब फिजिकली आप अपने आप को एग्जॉस्ट कर लेते हैं तो आप एक सोच आपके दिमाग पे हावी नहीं होती कभी, तो आप उससे बाहर आ जाते हैं। जी, लास्ट सवाल सर कि आपकी जन्मभूमि दिल्ली रही है और कर्मभूमि मुंबई, तो आप किसको बहुत प्यार करते, किसको बहुत महत्व देते? देखिए, ये सवाल जो है बहुत टेढ़ा है आपका, पर इसका उत्तर जो है ये है कि भूमि जो है वो माँ का रूप होती है और भूमि को बांटा नहीं जा सकता। उसको जन्म भूमि और कर्म भूमि में बांट के उसका अपमान मत कीजिए, क्योंकि भूमि माँ का रूप होती है। माँ जो है वो पूजनीय होती है, माँ को बांटा नहीं जा सकता। इसलिए जितनी जन्म भूमि मेरे प्रिय है उतनी ही कर्म भूमि भी मुझे प्रिय है। उस भूमि ने मुझे जन्म दिया और इस भूमि ने मुझे काम दिया, तो उस जीवन को जो मैंने जन्म भूमि से पाया था उसको चलाने के लिए जो काम दिया वो इस कर्म भूमि ने दिया। तो दोनों देवकी और यशोदा दोनों ही मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। दोनों जो हैं दोनों ने, एक ने जन्म दिया एक ने पाला है, तो मुझे लगता है कि हम माँ को माँ समझें तो बेहतर होगा। और आज तमाम लोगों से यही संदेश है मेरा अंत में कि भारत माँ के चरणों में आप अपने आप को समर्पण कीजिए, क्योंकि जो कुछ भी मिला इस भूमि से मिला, चाहे वो हमारी जन्मभूमि हो या कर्म भूमि हो। और मैं हमेशा कहता हूँ कि गजेंद्र चौहान की जन्म भूमि जो है दिल्ली है, कर्म भूमि मुंबई है और भाव भूमि जो है वो भारत है। तो मेरे सारी भावनाएं जो है वो भारत के लिए हैं, मेरी भारत माता के लिए हैं। और मैं चाहूंगा कि तमाम भारतवासी जो है इस तरह की भावना रखें, तो हमारा देश जो आने वाले समय में दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करेगा। और हमारी सारी भावनाएं अपनी मातृभूमि के लिए होनी चाहिए। जन्म भूमि और कर्म भूमि का मिश्रण ही हमारी मातृभूमि है। क्या बात, बहुत बढ़िया। उस मातृभूमि को सलाम है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। आपने जितने हमने सवाल पूछा आपने बहुत बखूबी जवाब दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू सर। मैं आपको भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अवसर दिया कि मैं आपसे जुड़ सकूं, तमाम दर्शकों से जुड़ सकूं, विभांशु जी से जुड़ सकूं। और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते रहेंगे। भारत माता की जय। जय। थैंक यू।